क्या आप जानते हैं कि सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन इन्वोकेशन नोटिस इग्नोर करना काफी महंगा पड़ सकता है। अब ये नोटिस क्या होता है, इसको मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए और इसका सही रिप्लाई कैसे दिया जाता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन नोटिस या इन्वोकेशन नोटिस आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंतर्गत एक ऐसा नोटिस है जिसे इग्नोर करना अक्सर लोन बोरोवर्स के लिए एक बड़ी दिक्कत बन जाता है, क्योंकि ये वो नोटिस होता है जिससे आर्बिट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत होती है। ये नोटिस एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को भेजा जाता है दोनों के बीच उठे डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाने के लिए। अब इस नोटिस के रिसीव होने पर इसके अगेंस्ट में लोन बोरोवर को ऑब्जेक्शन या रिप्लाई फाइल करना होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस नोटिस की रिप्लाई का इंपॉर्टेंस और इस रिप्लाई को कैसे फाइल करना है आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आर्बिट्रेशन, सरफेसी और लीगल नोटिस से रिलेटेड प्रैक्टिकल और यूजफुल वीडियोस आप तक इजीली पहुंचते रहें। अब आप जैसा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 21 में क्लियरली मेंशन है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को ये नोटिस देना अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है। और जिस डेट पर ये नोटिस ऑपोजिट पार्टी को रिसीव होता है, उसी दिन से आर्बिट्रेशन प्रोसेस ऑफिशियली स्टार्ट माना जाता है। इस नोटिस को इन्वोकेशन नोटिस, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर नोटिस और प्री आर्बिट्रेशन नोटिस भी कहा जाता है। ज्यादातर ये नोटिस फाइनेंस केसेस में बैंक एनबीएफसी द्वारा अपने कस्टमर्स को भेजे जाते हैं, खासकर तब जब लोन डिफॉल्ट हो जाता है या लोन अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो जाता है। अब आर्बिट्रेशन नोटिस पर एक डिटेल वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप जाके उसे देख सकते हैं। तो अब समझते हैं इसका रिप्लाई करना क्यों जरूरी होता है। यहाँ हमें समझना है कि ये आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए दोनों पार्टीज की सहमति चाहिए होती है, यानी बैंक एनबीएफसी और कस्टमर दोनों की, जो कि ज्यादातर कस्टमर्स की तरफ से नहीं मिलती, जिसके चलते बैंक एनबीएफसी यूनिलेटरल तरीके से यानी एक तरफा अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं। अब ये दो कंडीशंस में ही पॉसिबल होता है। पहली कंडीशन, ये तब किया जा सकता है जब आर्बिट्रेशन एक्ट के सेक्शन 11 के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया हो, और दूसरा सेक्शन 21 इन्वोकेशन नोटिस का ऑब्जेक्शन या रिप्लाई नहीं दिया गया हो। तो इस नोटिस के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन फाइल नहीं होने का फायदा, रिप्लाई फाइल नहीं होने का फायदा बैंक्स एनबीएफसी उठाती हैं और ज्यादातर यूनिलेटरल तरीके से एक तरफा अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देती हैं। और अगर आप इस पे ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करते हो तो ये आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाता है, बाद में जाकर के आपके अगेंस्ट में इंटरिम ऑर्डर भी हो जाता है और आखिर में एक्स पार्टी अवार्ड बन जाता है, जो आता है एग्जीक्यूशन में आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां आपके अगेंस्ट में आपकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट का ऑर्डर भी हो जाता है। अब हम समझते हैं कि कैसे इस सेक्शन 21 के नोटिस के अगेंस्ट में हम रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। तो आप किसी भी एडवोकेट से इस नोटिस का रिप्लाई बनवा सकते हैं और इसके अगेंस्ट में फाइल कर सकते हैं, या आप खुद भी इसका रिप्लाई बनाकर फाइल कर सकते हैं। ये आपके अधिकार के अंतर्गत आता है। इस ऑब्जेक्शन से न केवल आप किसी भी इंटरिम ऑर्डर को अपने अगेंस्ट एग्जीक्यूट होने से रोक सकते हैं, बल्कि आप पूरी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर ही रोक लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझते हैं, जो अक्सर लोन आर्बिट्रेशन नोटिस में देखने को मिलती है। कई बार बैंक एनबीएफसी आर्बिट्रेशन नोटिस के साथ आर्बिट्रेटर्स की एक लिस्ट भेजती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये सारे आर्बिट्रेटर्स बोरोवर के स्टेट से बाहर के होते हैं, जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई या किसी और सिटी के। अब सोचिए, अगर बोरोवर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और आर्बिट्रेशन महाराष्ट्र में रखी जा रही है, तो ये प्रोसेस महंगा, डिफिकल्ट और प्रैक्टिकली अनफेयर हो जाता है। ये चीज नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाती है। तो आप अपने रिप्लाई में क्लियरली लिखें कि जो आर्बिट्रेटर्स की लिस्ट दी गई है वो आपके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, इसलिए वैलिड नहीं है, और आर्बिट्रेशन वही होना चाहिए जहां लोन लिया गया था या जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। और साथ ही साथ आप इसमें ये क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि अगर गलत ज्यूरिसडिक्शन में आर्बिट्रेशन करके आपको कोई नुकसान होता है तो उसके लिए कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन और डैमेजेस का राइट रिजर्व किया जा रहा है। दूसरी चीज मेंशन करने के लिए हमें एक बहुत कॉमन और पावरफुल लीगल पॉइंट समझना जरूरी है, जो ज्यादातर लोन आर्बिट्रेशन केसेस में इग्नोर कर दिया जाता है। अक्सर बैंक्स और एनबीएफसीज लोन बोरोवर को साइंड लोन एग्रीमेंट की कॉपी ही प्रोवाइड नहीं करती। अब जब कस्टमर के पास एग्रीमेंट की कॉपी ही नहीं है तो वो ये कैसे कंफर्म करे कि उस एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज था भी या नहीं। इसलिए जब भी बैंक आर्बिट्रेशन स्टार्ट करती है तो सबसे पहला और बेसिक सवाल ये उठता है कि क्या कोई वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। लॉ के हिसाब से भी आर्बिट्रेशन एक्ट के सेक्शन 7 के अंडर एक वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट
तभी माना जाता है जब दोनों पार्टी की क्लियर और म्यूचुअल कंसेंट हो। तो अगर बोरोवर ने कभी ऐसे एग्रीमेंट पर साइन ही नहीं किया या उसे एग्रीमेंट की कॉपी ही नहीं दी गई, तो वो उन कंडीशंस से लीगली बाउंड नहीं हो सकता जिनके बारे में उसे पता ही नहीं था। इसलिए ऐसे केसेस में बोरोवर का ये कहना बिल्कुल सही रहता है कि पहले बैंक लोन एग्रीमेंट की कॉपी प्रोवाइड करे और सिर्फ उसके बाद ही आर्बिट्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। और बैंक एनबीएफसीज पर ही ये बर्डन होता है प्रूफ करने का कि एक वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, जिसे ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का ना दिया जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन का। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, यानी जब बैंक एनबीएफसी अपनी मर्जी से एक तरफा आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेता है बिना बोरोवर की कंसेंट से। इस पर लॉ भी बिल्कुल क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है परकिंस ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डीपीसी वर्सेस एचएससीसी 2020 सुप्रीम कोर्ट। इसमें स्पेसिफिकली होल्ड किया गया है कि जिस पार्टी का डिस्प्यूट के आउटकम में डायरेक्ट इंटरेस्ट हो वो पार्टी सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए एलिजिबल नहीं होता। और लोन डिस्प्यूट्स में बैंक एनबीएफसीज खुद एक इंटरेस्टेड पार्टी होती है, क्योंकि पैसों की रिकवरी का सीधा इंटरेस्ट बैंक का होता है। इसलिए बैंक का खुद आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना एज पर द लॉ इनवैलिड और अनसस्टेनेबल माना जाता है। तो फाइनली इस ऑब्जेक्शन या रिप्लाई को आप रजिस्टर्ड पोस्ट से दिए गए एड्रेस पर भेज सकते हैं, साथ ही आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन और फाइनेंस कंपनी की ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। बस एक बात याद रखिए, जब भी आपको सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन नोटिस या इन्वोकेशन नोटिस मिले, उसका रिप्लाई देना सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। इसी रिप्लाई के थ्रू आप ये सारे लीगल ग्राउंड्स स्टार्टिंग स्टेज पर रिकॉर्ड पर ला सकते हो, जो आगे जाकर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने समझा आर्बिट्रेशन नोटिस का रिप्लाई करना क्यों जरूरी है और इसका रिप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोन डिस्प्यूट में फंसे हैं या एक एडवोकेट हैं जो नए केसेस हैंडल कर रहे हैं या एक लॉ स्टूडेंट हैं जो आर्बिट्रेशन को समझना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह है। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कानूनी अवेयरनेस से एम्पावर हो सकें। और कमेंट्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।